प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। जैसे आप सबको पता है, आज से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ऑल इंडिया का वो शुरू हो गया है। हालांकि ये शाम को शुरू हुआ है और इसमें कुछ टाइम लगेगा अभी, क्योंकि फर्स्ट डे में सर्वर थोड़ा सा बिजी रहता है। तो हमने बच्चों को पहले भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों ने आज ही रजिस्ट्रेशन कराना है। आज थोड़ा सा रश रहेगा, धीरे धीरे ये सर्वर पे जो चीज़ें हैं वो स्मूथ हो जाएंगी, फिर इजीली आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और रजिस्ट्रेशन अगर आज हो भी जाता है तो चॉइस फिलिंग है वो आप कल से ही कर पाएंगे, उससे पहले वो जो बटन है वो इनेबल नहीं होगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि रात को अगर लेट नाइट आप इसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे, या अर्ली मॉर्निंग भी आप इसको चाहें तो कर सकते हैं। 24 तक ये ओपन रहेगा और सफिशियंट टाइम अभी आपके पास है। अब हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो उसमें कैसे कैसे क्या कौन कौन से स्टेप होंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जाना है जो आपकी mccnic.in की वेबसाइट पे जाएंगे, यूजी मेडिकल काउंसलिंग में। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे यहाँ नीचे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे। और जैसे ही आप यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में पहुंचेंगे तो ये वाला जो पेज आपका ओपन होगा, दिस वन, इसमें दो चीज़ें आएंगी। एक तो आएगा आपका साइन इन और दूसरा आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा। काउंसलिंग सर्विसेज में हम किसकी बात करें? एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग। जैसे आपको सबको पता है कि बीएससी नर्सिंग का पहले काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू नहीं होती थी, लेकिन इस बार से हुआ है। इसके अलावा लगभग 6 और 7 चेंजेस हैं जो आई हैं लास्ट ईयर से और इस बार। उसका भी हम एक वीडियो बना के अपलोड करेंगे। उसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि उससे कौन कौन से चेंजेस इस बार आने वाले हैं काउंसलिंग पे और उसका क्या इम्पेक्ट होने वाला है। मैं पहले बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें अपने साथ में रखनी है। एक तो नीट का आपको स्कोर कार्ड अपने साथ में रखना है, एक 12th की मार्कशीट अपने साथ में रखनी है, और एक एड्रेस के लिए जो भी आपका आधार कार्ड है उसको आप रख सकते हैं। अदरवाइज एड्रेस तो आपको याद भी रहेगा तो उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट का स्कोर कार्ड और दूसरा है आपकी 12th की मार्कशीट। तो सबसे पहले यहाँ आपने एंटर करना है नीट का आपका रोल नंबर, और इसके बाद आपने जो पासवर्ड है उसको जनरेट करना है। इसमें जो गाइडलाइंस आएगी 8 से लेकर 13 करेक्टर तक होना चाहिए। और जब भी आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको ये याद रखना चाहिए कि कम से कम एक जो करेक्टर है वो कैप्स में रखें। एक जो स्पेशल सिंबल होते हैं उसमें से कोई चूज कर लें आप, जैसे हैश है या डॉलर है या @ है, उसको आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो एंड का सिंबल है उसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसा किसी भी एक सिंबल को आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी पिन है जो नीचे दी गई है, आपने अगर कैप्स में लिखा है तो ये कैप्स में एंटर करना है, स्मॉल में है तो आपको स्मॉल में एंटर करना है। अब हम स्टेप बाय स्टेप ये डिस्कस करेंगे। ये हो गया आपका पार्ट 1, जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे। तो इसमें ये कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगी, जब तक आप इन इंस्ट्रक्शंस को एग्री नहीं करेंगे तब तक आप फर्दर अगले पेज पर नहीं जा पाएंगे। इसमें वही बताया गया है कि जो भी टर्म कंडीशन है और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपने चेक कर लिया है। आप अपना जो पासवर्ड है वो किसी का साथ शेयर नहीं करेंगे। जो भी बॉन्ड और जो फीस है, हालांकि इन्होंने कहा है कि जो बॉन्ड और फीस है वो आपने चेक कर ली, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन इसमें से कुछ कॉलेज की जो चीज़ें हैं अभी तक वो ठीक नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ जाएंगे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स पर, तो जैसे ही आप यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया ऑल, मैंने लिखा यहाँ इंस्टीट्यूट, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ ले लिया, मैं यहाँ ले लेता हूँ रोहतक। मैंने यहाँ सबमिट किया इसको। सबमिट करने के बाद यहाँ आप देखेंगे प्रोफाइल। जब मैं यहाँ प्रोफाइल एंटर करता हूँ तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें मेरे को यहाँ मिल जाएगी कि इस कॉलेज की फ़ीस कितनी है। तो यहाँ आप यहाँ देखेंगे सब में 00110 लिखा हुआ है, तो अभी स्टूडेंट को कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि इस कॉलेज की एक्चुअली फ़ीस कितनी है। अब हम बात कर लेते हैं इसका बॉन्ड की। तो इसी तरीके से किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपने यहाँ चेक कर लेना है। तो इसमें यहाँ बताया गया है कि अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हैं तो आपको एक 5 लाख का बॉन्ड इसको फिल करना पड़ेगा विद 2 विटनेस और श्योरिटी। तो ये आपको देना पड़ेगा। साथ में आपने आपको एक ये और भी अ, इसके साथ ही एक अटैचमेंट मिलेगा जिसमें ये बताया गया है कि मेरे को ये पता है कि यहाँ 7 साल का बॉन्ड होता है।
अब ये कहीं भी इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि जो बॉन्ड की कंडीशन है वो सिर्फ स्टेट के बच्चों के लिए है या जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा से आएंगे उनके लिए भी बॉन्ड की कंडीशन अप्लीकेबल होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके की चीज़ें ये पहले से अगर ये क्लियर कर दी जाए तो स्टूडेंट के लिए अच्छा रहता है, परेशानी नहीं होती। और इसीलिए रीजन भी होता है कि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन जब वो रिपोर्ट करते हैं, जब वहाँ जाते हैं, उनको पता चलता है तो वो सीटें उनको छोड़नी पड़ती हैं। तो अगर ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर इम्प्रूव कर लिया जाए तो बच्चों को काफ़ी इसके एडवांटेज मिल सकती है और उनके लिए ईजी हो सकता है। अब जैसे ही आप वो डिटेल एंटर कर देंगे, अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे, उसके बाद आपने डालना है रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नेम, मदर नेम और ये डेट ऑफ बर्थ, और जो ये सिक्योरिटी पिन है ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। इसको यहाँ आपने एंटर करना है और फिर आप क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जैसे ही ये पेज ओपन होगा तो इसमें सारी चीज़ें पहले से आपको दिखेंगी। यहाँ कैंडिडेट का आपको रोल नंबर दिखेगा, यहाँ आपका एप्लीकेशन दिखेगा। यहाँ जानबूझ के हमने इसको हाइड कर दिया है ताकि किसी भी बच्चे की इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले ना हो। यहाँ कैंडिडेट का नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मदर का नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। ये आईएसडी कोड जो उसने जिस टाइम में एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें जो मोबाइल नंबर दिया था, जो ईमेल आईडी उसने जो दी है वो यहाँ वो भी यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद जो आपने पासवर्ड जनरेट किया है उस पासवर्ड को यहाँ आप एंटर करेंगे। इसके बाद जो सिक्योरिटी पिन यहाँ दिया गया है इस सिक्योरिटी पिन को यहाँ आप एंटर करेंगे और इसके बाद ये पूछेगा वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इज मैंडेटरी। क्योंकि ये जो भी ओटीपी है आपका जो रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है, उसी पे ही या जो ईमेल एड्रेस है उसी पे ही आएगी। इसको जब आप सबमिट कर देंगे और नेक्स्ट पे जाएंगे तो इस तरीके का पेज आपको दिखेगा। ये जो ओटीपी है आपको आपके ये जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ये कहीं भी अभी आप जिस टाइम ये एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे कहीं भी आपसे मांगेगा नहीं। ऑटोमेटिकली जब आपने पहले फिल किया होगा ये डिस्प्ले कर देगा और जैसे ही ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगी या जो आपने ईमेल एड्रेस दिया है उस पर आएगी, उसमें से किसी एक को जब आप फिल कर देंगे, जो सिक्योरिटी पिन नीचे दिया गया है जब इसको आप डाल देंगे, जब इसको आप वेरीफाई कर देंगे, अगर आपने ईमेल वाला जो डाला है ओटीपी तो वो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। अगर मोबाइल वाला डाला है तो मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको सबमिट कर देंगे। अगर किसी कारण से ओटीपी नहीं आती है तो दोबारा भी आप उसको रीसेंड कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पेज आएगा वो इस तरीके से आएगा, जो भी आपके मोबाइल पे ओटीपी है उसको आपने यहाँ एंटर करना है। जब तक आप वो ओटीपी एंटर नहीं करेंगे आप यहाँ लॉगिन नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जितनी बार भी यहाँ आप लॉगिन करेंगे हर बार आपको ओटीपी एंटर करनी पड़ेगी। तो आपने मोबाइल नंबर वही देना है जिसको आप अपने पास रखते हो। ये होने के बाद जो आपका टोटल एप्लीकेशन जो फॉर्म है, अब हर पेज पे यहाँ बच्चे का नाम लिखा आएगा और रोल नंबर लिखा आएगा और इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें एप्लीकेशन फॉर्म में होनी है। जैसे ही जो जो स्टेप्स होते जाएंगे उसके सामने यहाँ ग्रीन में यहाँ लिखा आ जाएगा, जो चीज़ें अभी पेंडिंग है वो उसके सामने इनकम्प्लीट लिखा आएगा। अभी जैसे जिसके सामने टिक है मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो हो गया है। अभी जो आपने करना है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग करनी है। उसमें आपको डिसाइड करना है कि आपने ऑल इंडिया की काउंसलिंग लेनी है, गवर्नमेंट और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सिर्फ और सिर्फ उनकी लेनी है, या एफएमसी की लेनी है, या आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी जाना। उसी के हिसाब से आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। फिर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगी और फिर आपका फाइनल सबमिशन आएगा। तो टोटल इस तरीके से 6 पार्ट्स में इस एप्लीकेशन फॉर्म को डिजाइन किया गया है। उनको वन बाय वन आप करते जाएंगे। जैसे ही आपने जो डिटेल डाली थी ये ऑटोमेटिकली वहां से अपना जेंडर उठा लेगा। अगर वो फीमेल है तो फीमेल आ जाएगा। नेशनलिटी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, रिलीजन अपना यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। नेशनलिटी भी ऑटोमेटिकली ये वहाँ से उठा लेगा और जो रिलीजन है वो आपने चूज करना है। जो आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ से चूज कर पाएंगे। कैटेगरी भी आपने चूज नहीं करनी है, इनफैक्ट जो आपने जिस कैटेगरी में एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ये ऑटोमेटिकली ये अपने आप ही डिस्प्ले करेगा। इसके अलावा जो चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है, अगर आप बिलोंग करते हैं पैरामिलिट्री से या पुलिस पर्सनल कोटा जो सेंट्रल पूल कोटा होता है, या इंडियन मिलिट्री है, अगर उससे आप बिलोंग करते हैं तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो ये ऑटोमेटिकली अगर आपने पहले टिक किया होगा तो यस आ जाएगा, अदरवाइज ये नो आएगा।
इसके अलावा ये आपसे पूछेगा कि जो AFMC का जो काउंसलिंग होती है, जो एडमिशन होता है, उसका सिर्फ रजिस्ट्रेशन यहाँ से होता है। जो बच्चे यहाँ टिक करेंगे उन बच्चों की लिस्ट वो हम नहीं, जो काउंसलिंग कराएंगे वो उनको फॉरवर्ड कर देंगे और उसके बाद उनका जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि वेदर यू वांट टू सेव इट और नो। जैसे आप इसको यस करेंगे तो आप फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे। अब जो नेक्स्ट जो थर्ड फेज है इस एप्लीकेशन फॉर्म का, वो है अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है। तो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया आपका जो है वो 12th का है। क्वालिफिकेशन से मेरे को याद आया, जो बच्चे एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जो इनकी इंफॉर्मेशन बुकलेट है आप उससे देख सकते हैं कि क्या आप जो एम्स मेडिकल कॉलेज है उनके लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप उसको जो चॉइस है वो आपके सामने आएंगी, और अदरवाइज आप उसकी चॉइसेस आपके सामने नहीं आएंगी। तो उस पे भी हमने एक वीडियो बनाना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस बार चेंज हुई हैं। हालांकि जो एम्स का क्राइटेरिया पहले से है, लेकिन इस बार इन्होंने अपने इंफॉर्मेशन ब्राउचर में उसको डाल दिया है। जो कुछ चेंजेस हैं उसमें ये है कि पहले ऑल इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए सिर्फ 2 राउंड की काउंसलिंग होती थी, अब वो मॉपअप राउंड भी कराएंगे और आपका स्टे वैकेंसी राउंड भी कराएंगे। जहां तक डीम्ड के NRI कोटा या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की सीट की बात है, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट की जो सीट्स हैं वो प्लस जो NRI की सीट्स हैं उसमें पहले मॉपअप राउंड में बच्चों को जो उस कैटेगरी में आते हैं उनको सीट अलॉट हो जाएगी। फिर भी अगर कुछ सीटें बच जाती हैं तो उनको जनरल में कन्वर्ट करके, और जिन बच्चों ने उसको ऑप्ट किया है उनको वो सिलेक्ट करके उनको अलोकेट कर दी जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है, और जो स्टे वैकेंसी राउंड में जो सीटें जाएंगी डीम्ड कॉलेजों को, वो जनरल सीट जाएंगी, ना कि कोई रिजर्व सीट या NRI की सीट जाएंगी। तो ये मेजर चेंज है और इससे काफी इम्पैक्ट भी पड़ेगा इस बार काउंसलिंग पे और कट ऑफ पे भी। तो हम बात कर लेते हैं कि जो आपका 12th की डिटेल है उसमें आपने स्कूल कौन सा आपका, इसमें स्टेट कौन सा है, पासिंग स्टेटस आपने पास अगर कर लिया है तो कौन सी ईयर में आपने पास किया है, आपका जो उसका रोल नंबर क्या था, इसके अलावा कौन से स्टेट से आपने क्या जो पास किया है वो, इसके अलावा स्कूल का नेम और एड्रेस, और इसके बाद जो स्कूल का पिन कोड है वो आपने एंटर करना है। इसके बाद अगर प्रीवियस फॉर्म में आपने जाना है तो यहाँ प्रीवियस लिखेंगे, अदरवाइज आप इसको सेव करके नेक्स्ट पेज पे आप जा सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो वही ये सेम डिटेल है, सेम पेज रिपीट हो गया यहाँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये जो हम बात कर रहे थे कि सिलेक्ट काउंसलिंग, अब आपने चूज करना है कि आप ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया कोटा मतलब जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं उनकी 15% सीट आती है। अगर सिर्फ और सिर्फ आप उसके लिए आते हैं तो आपने ऑल इंडिया कोटा लिखना है। इसके अलावा आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिपमर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपने इसको भी टिक करना है। इसके अलावा जो बच्चे आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उनको यहाँ टिक करना पड़ेगा, और जो आप ना जाना चाहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज में तो उनको इसको टिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए फीस चेंज हो जाएगी, अदरवाइज जो आपकी फीस रहेगी वो आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। जनरल कैटेगरी से आप आते हैं और आप ऑल इंडिया कोटा की या जो ओपन सीट है अगर वो लेते हैं फर्स्ट और ये फोर्थ नंबर की लेते हैं तो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए फीस रहेगी 11,000। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपकी फीस रहेगी 5,500। अगर आप लेना चाहते हैं डीम्ड मेडिकल कॉलेज में तो आपकी फीस रहेगी 2,05,000 रुपये। हमने दोनों का एग्जाम्पल लेके हम आपको दिखाएंगे। जैसे मैंने पहले केस में लिखा है ऑल इंडिया कोटा और ओपन स्टेट। जो ये कैंडिडेट है जिसने एप्लीकेशन फॉर्म किया है, फिल किया है, ये रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है, तो इसके लिए जो फीस डिपॉजिट होगी वो होगी 5,500। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने डीम्ड को अब सिलेक्ट कर लिया है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो फीस है 5,500 वो भी लगेगी प्लस 2,500। अब जो टोटल आपको फीस देनी पड़ेगी, चाहे आप डीम्ड में लेना चाहें, चाहे ऑल इंडिया में लेना चाहें, चाहे ओपन में लेना चाहें, तो आपके लिए जो टोटल फीस लगेगी वो लगेगी 2,05,000 रुपये। और ये सारी पेमेंट एक साथ होगी। ऐसा नहीं है कि 2 लाख आपने एक कार्ड से कर दिया, 5,00,000 आपने दूसरे कार्ड से, नहीं, सारी जो पेमेंट है वो एक ही कार्ड से जाएगी। और दूसरा आपने ये भी देखना है कि जिस बैंक में आप रिफंड लेना चाहते हैं उसी बैंक से आपने इसको पेमेंट को करना है। कभी कभी हम दूसरों का कार्ड यूज कर लेते हैं तो उसमें बाद में रिफंड लेने में हमें परेशानी आ सकती है। हालांकि रिफंड उनके पास आ जाएगा, लेकिन कभी कभी जो बच्चे किसी
साइबर कैफे के थ्रू करा लेते हैं, किसी और के थ्रू पेमेंट कराते हैं, तो उनको बाद में वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि उनका रिफंड आया है कि नहीं आया, तो उनको कई बार उनके पास जाना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है, तब उनकी अमाउंट उनको मिल पाती है। तो कोशिश करें अपने बैंक का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद जो भी आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है उसको आपने फिल करना है, जो भी आपका जिस एरिया में आप रहते हैं उसकी लोकेलिटी क्या है, उसका विलेज टाउन सिटी क्या है, कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड कहाँ है। अगर आपका एड्रेस सेम है, कोरेस्पोंडेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, तो इसको आप टिक कर देंगे। और अगर पुराने किसी फॉर्म में जाना चाहते हैं, पेज पे जाना चाहते हैं, तो प्रीवियस लिखेंगे, अदरवाइज आप सेव करके नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो अभी तक जो आपका फॉर्म हो गया है उसमें हमने कर लिया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल और काउंसलिंग और कॉन्टैक्ट डिटेल आपने डाल दी है। अब आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको प्रीव्यू करना है और इसको फाइनल आपने सबमिट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने हाइड कर दी हैं, बच्चे का नेम भी, रोल नंबर भी, ये ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा। यहाँ बच्चे का आपको एप्लीकेशन नंबर, फादर नेम, जेंडर, नेशनलिटी, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन और के आप कौन से कोटा के लिए एलिजिबल हैं वो सब लिखा आएगा। रैंक की डिटेल भी यहाँ लिखी आ जाएगी आपकी, ऑल इंडिया का आपका यूजी का रैंक क्या है। इसके अलावा जो बच्चे अगर इस किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आते होंगे, उन्होंने अगर सिलेक्ट किया होगा तो यस आएगा, अदरवाइज ये नो आ जाएगा। इसके अलावा जो आपका पासिंग जो स्टेटस है वो यहाँ इसको शो कर देगा, कौन से ईयर में किया है, रोल नंबर क्या था बच्चे का, स्कूल क्या था, जो आपने ऊपर जो डिटेल एंटर की थी अभी तक हमने, वो सारी डिटेल यहाँ इंक्लूडिंग यहाँ जो आपका एड्रेस आपने फिल किया था, परमानेंट एड्रेस आपने फिल किया था, और उसके बाद ये आपका डिक्लेरेशन आ जाएगा और यहाँ जो परमानेंट एड्रेस है वो आ जाएगा। इसके बाद जब आपने अगर फर्दर प्रोसीड करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसको टिक करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा और फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको सेव कर देंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे, तो आपके पास ये इस तरीके से आ जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि आपकी कौन सी कैटेगरी थी, यहाँ बच्चे का नाम दिखेगा, रोल नंबर दिखेगा और जो आपने कैटेगरी सिलेक्ट की थी, मान लिया ये बच्चा जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में है उसके जो नंबर ऑफ कॉलेजेस अवेलेबल हैं वो जितने होंगे वो यहाँ शो कर देगा। जो बच्चे डीम्ड के होंगे उसमें सारे डीम्ड के ऑप्शन दिखेंगे, प्लस गवर्नमेंट के सारे ऑप्शन उनको दिखेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कैटेगरी को सिलेक्ट किया है। जिस भी कैटेगरी को आपने सिलेक्ट किया है उसी के हिसाब से आपने क्या है रजिस्ट्रेशन की फीस को पे करना है। जब तक आप रजिस्ट्रेशन की फीस डिपॉजिट नहीं कराएंगे तब तक आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप होना है वो आपकी होनी है रजिस्ट्रेशन फीस। हमने आपको बताया अगर आपने डीम्ड में जाना है तो ऑटोमेटिकली वो दिखाएगा कि आपने 2,05,000 देना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट में और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, एम्स में और जिपमर में जाना चाहते हैं तो 11,000 जाएगा। अब इसकी जो पेमेंट होनी है वो ऑनलाइन होनी है और इसको पहले आप करेंगे आई एग्री, इसके बाद आप प्रोसीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली शो कर देगा कैंडिडेट का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, कितना अमाउंट है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। और यहाँ आपके पास दो गेटवे हैं, या तो आप एचडीएफसी बैंक का कर लीजिए यूज या आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कर लीजिए, दोनों में सेम है, कोई फर्क रहने वाला है नहीं। आप चाहें तो नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे इधर दिस और दिस, आप इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। फिर इस तरीके से ये पेज खुलेगा। अब आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो यहाँ क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो यहाँ डेबिट कार्ड को करेंगे। इसके बाद ये आपको ऑप्शन दिखाएगा कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें आते हैं, जैसे रुपी का आता है, जैसे मास्टर कार्ड का आता है, वीजा का आता है, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो इसको यहाँ शो कर देगा। इसके बाद ये कंफर्मेशन पेज आ जाएगा कि आपकी अमाउंट क्या है। जब आप इसको कंफर्म कर देंगे तो ये आपका सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अब जैसे ही आपका पेमेंट हो गया है तो आपका प्रोसेस हो गया है कंप्लीट। कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, रजिस्ट्रेशन का। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगा वो आएगा आपका काउंसलिंग का। अब काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग है, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, 19 से सिर्फ रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं, काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग है वो कल से शुरू होगी। तो ऐसे बच्चे जो आज रजिस्ट्रेशन कर लेंगे वो कल के बाद कभी भी अपना चॉइस फिलिंग है उसको कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग के बाद अच्छा रहता है कि जो चॉइस फिलिंग है उसका भी हम एक वीडियो बना देंगे कि चॉइस फिलिंग आप कैसे कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें जितने भी 239 कॉलेज जिन्होंने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था, किस ऑर्डर में बच्चों ने उनको चूज किया था, उनके रैंक के साथ, ऑल इंडिया में जो बच्चों का रैंक था उसके साथ हमने एक वीडियो बनाई है यूट्यूब पे।
आप उसको भी चाहे तो देख सकते हैं, उससे एक आइडिया ले सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी जो लिस्ट है उसको बना सकते हैं, उसके हिसाब से जिस भी स्टेट में आप लेना चाहते हैं या जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उसके हिसाब से जो चॉइसेस है उनको आप रीअरेंज कर सकते हैं, तो वो आपका काफ़ी टाइम सेविंग हो सकता है और एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके लिए हो सकती है। और जहाँ तक बात है स्टेट्स की, तो स्टेट में आज जो प्रोस्पेक्टस है वो यूपी का प्रोस्पेक्टस आ गया है। अभी जो प्रोस्पेक्टस और जो इन्फॉर्मेशन बची है, यूपी का अभी काउंसलिंग का शेड्यूल भी जल्दी आ जाएगा। हरियाणा का ऑलरेडी निकला हुआ है, बिहार का निकला हुआ है। अभी जो इम्पोर्टेंट एक स्टेट है वो छत्तीसगढ़ अभी रहता है। इसके अलावा जो रहता है वो आंध्रा का रहता है, तेलंगाना का बी कैटेगरी का भी रहता है, एक वेस्ट बंगाल का फॉर्म भी अभी तक पेंडिंग है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये फॉर्म आ जाएंगे, काउंसलिंग खुलेगी, बच्चे जहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हैं उनको अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।